अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है आपका सर्कुलेशन, जो कि चैप्टर नंबर 4 है। सर्कुलेशन बेसिकली ये ऐसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जिसके थ्रू हम पूरी जो आपका ब्लड है और आपका लिम्फ है वो थ्रू आउट द बॉडी क्या करते हैं, उसे ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है। अब ये जो आपका ब्लड और लिम्फ है इसमें क्या होते हैं, इसमें आपके न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स होते हैं, इसमें आपका ऑक्सीजन होता है, इसमें आपके हार्मोन्स होते हैं, इसमें आपके केमिकल्स होते हैं जो कि हर सेल तक पहुंचाए जाते हैं। और उधर से जो फर्दर जो केमिकल्स या फिर कोई हार्मोन्स वगैरह हैं या कोई केमिकल्स हैं, ठीक है, या वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, वो सब रिमूव किए जाते हैं और फिर उसे पर्टिकुलर प्लेसेस पे पहुंचाया जाता है सो दैट उसको रिमूव किया जा सके बॉडी से। ठीक है। तो सर्कुलेशन का बेसिकली यही काम है कि आपके ब्लड को और लिम्फ को थ्रू आउट द बॉडी ट्रांसपोर्ट किया जाए। ठीक है। सर्कुलेशन की दो आपकी टाइप्स आ जाती हैं, एक आती है सिस्टेमिक सर्कुलेशन, एक आती है पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आपका क्या आ जाता है, इसमें आपकी मूवमेंट आती है आपके लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट से जो आपकी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट की जा रही है एंड देन वापस उसका मूव करना टूवर्ड्स द राइट साइड ऑफ योर हार्ट। ठीक है। तो ये जो जितना भी आपका पर्टिकुलर एरिया आता है ये सब आपकी किस में आता है, ये आपके सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आता है। इसे जनरल सर्कुलेशन भी बोलते हैं और पेरिफेरल सर्कुलेशन भी बोलते हैं। इसमें आपकी हर बॉडी के टिश्यूज को डिलीवर किया जाता है, आपका क्या कहते हैं, आपका ब्लड सप्लाई की जाती है एक्सेप्ट दैट ऑफ लंग। ठीक है। लंग्स में नहीं की जाती, इसीलिए इसे कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अब इसमें क्या होता है, अब जैसे कि आपने एनाटॉमी में अपने हार्ट के चैम्बर्स पढ़े होंगे, एक राइट साइड होती है, एक लेफ्ट साइड होती है। आपके जो होते हैं राइट एंड लेफ्ट एट्रियम्स होते हैं और लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि आपकी जो लेफ्ट एट्रिया है उधर आपका ब्लड आता है, उधर से मूव करता है आपके लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट में। लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका अयोर्टा के थ्रू किधर ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तमाम जो बॉडी की आर्टरीज हैं, आर्ट्रियोल्स हैं, उधर तक आपका ब्लड सप्लाई किया जाता है। फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो आपकी कैपिलरीज को पास करता हुआ आपकी वेन्यूल्स में एंटर करता है। और अब वो क्योंकि ये सेल्स से हो आया है, सेल्स और टिश्यूज को क्रॉस कर आया है, तो अब वो क्या बन गया है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया है। और अब वो वाला जो ब्लड है वो आपके वेन्यूल्स में एंटर करता है, देन वेन्स सारी कंबाइन होके आपके सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवास में एंटर करती है और देन आपके राइट एट्रियम ऑफ हार्ट में ब्लड एंटर कर जाता है। तो ये जो सारा आपकी पाथवे है ये किसका है, ये आपके सिस्टेमिक सर्कुलेशन का पार्ट है। देन आपकी आ जाती है पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन में आपका जो ब्लड है वो ट्रांसपोर्ट कहाँ किया जाता है, वो लंग्स में ट्रांसपोर्ट किया जाता है सो दैट उसे कन्वर्ट कर सकें फ्रॉम डीऑक्सीजनेटेड इनटू ऑक्सीजनेटेड वन। तो ये आपकी राइट एट्रियम से जो ब्लड है वो कहाँ आता है, राइट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट में आता है, वहां से आपका चला जाता है पल्मोनरी आर्टरीज में और पल्मोनरी आर्ट्रियोल्स में, और वहां से होता हुआ कहाँ पहुंचता है, आपके लंग्स में जाता है। वहां पर एल्वियोलाई के अंदर गैसियस एक्सचेंज होता है और फिर आपका पल्मोनरी कैपिलरीज में ये ब्लड एंटर कर जाता है जो कि अब ऑक्सीजनेटेड हो चुका है। और फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपकी पल्मोनरी वेन्यूल्स और वेन से होता हुआ आपके लेफ्ट एट्रियम ऑफ हार्ट में एंटर करता है और फिर आपकी सिस्टेमिक सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाती है। यानी कि ये बेसिकली एक तरफ पल्मोनरी सर्कुलेशन हो रही होती है और दूसरी तरफ आपकी सिस्टेमिक सर्कुलेशन हो रही होती है। अब एक चीज नोटिस करने वाली ये है कि यूजुअली आपकी आर्टरीज में होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और जो आपकी वेन्स होती हैं उनमें होता है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन आपकी दो बॉडी में ऐसी आर्टरीज होती हैं जिनमें आपकी पल्मोनरी आर्टरी आ जाती है और आपकी एम्बेलिकल आर्टरी आ जाती है। ये दोनों क्या कैरी करती हैं, ये कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और इनके ऑपोजिटली जो इनकी जो एम्बेलिकल वेन है और जो आपकी पल्मोनरी वेन्स हैं वो क्या कैरी करती हैं, वो कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है। तो ये एक पूरी बॉडी में थोड़ा सा चेंज है। अच्छा, ये आपको ना पूरा पाथ में नजर आ रहा है कि
एक साइड से ब्लड पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, ठीक है, जो कि आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड था। और फिर जो कैपिलरीज को उसने क्रॉस किया, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी से होता हुआ वापस से हार्ट में ट्रांसपोर्ट किया गया, सो दैट उसे वापस से ऑक्सीजनेटेड किया जा सके। और इसी तरह ये फ्लो सिस्टम चलता रहता है। एक तो इसके थ्रू आपकी ऑक्सीजनेशन और डीऑक्सीजनेशन होती रहती है, इसके साथ साथ आपकी जो न्यूट्रिशनल सप्लाई है, ये जो सॉल्ट्स की सप्लाई है, जो भी केमिकल एक्सचेंज है, वो भी इसके पैरेलल में चलता रहता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं फंक्शनल पार्ट ऑफ सर्कुलेशन, यानी कि सर्कुलेशन कौन सी चीजें कैरीड आउट करवा रही हैं। उनमें सबसे पहले आपके आ जाता है हार्ट, एंड देन आपकी आ जाती हैं ब्लड वेसल्स। हार्ट आपका बेसिकली पंपिंग ऑर्गन है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है इस ब्लड को पंप करने के लिए। ये आपकी मोटर है जो कि पंप कर देती है ब्लड को इन योर बॉडी और फिर इनटू योर लंग्स, ठीक है। और ब्लड वेसल्स वो कंपोनेंट है जिनके थ्रू ये बेसिकली ट्रांसपोर्ट किया जाता है, वो पाइपलाइंस है। अब जो हार्ट होता है वो कॉनिकल है, हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है, जो मिडल में प्रेजेंट होता है, मिडल मेडिएस्टिनम में। और ये जो है इसकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, जो इसे कवर कर रही है, उसे कहते हैं पेरिकार्डियम। अब ये आपको पिक्चर में भी यहाँ पर नजर आ रहा है कि आपका ये जो हार्ट है, ये जो है स्लाइटली लेफ्ट, ये जो है लेफ्ट की तरफ प्रेजेंट होता है। ये इसके कुछ चैम्बर्स नजर आ रहे हैं, जिसमें राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है। और इधर आपको बेसिकली हार्ट की अपनी ब्लड वेसल्स भी नजर आ रही हैं, जो कि हार्ट के मसल्स को ब्लड सप्लाई करती हैं, जिनमें आपकी आ जाती है कोरोनरी आर्टरीज। और कोरोनरी वेन्स वो वेन्स होती हैं जो कि हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर वापस हार्ट में ट्रांसपोर्ट करती हैं, ठीक है। तो कोरोनरी आर्टरीज और कोरोनरी वेन्स बेसिकली हार्ट की सप्लाई के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि उसे खुद भी तो न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती ही है, ठीक है। देन हम देख सकते हैं आपकी आर्टरीज को। अच्छा, ये जो इसकी एनाटॉमी थी वो मैं इसलिए डिस्कस नहीं करी क्योंकि वो ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो जो आपका एनाटॉमी वाला पोर्शन है, वहां से भी आप इसे एक बार देख सकते हैं, इसके जो पार्ट्स थे और डिफरेंट इसके चैम्बर्स हैं और उनके नेम्स एंड एवरीथिंग, ठीक है। अभी हम सिर्फ इसके फंक्शंस पढ़ेंगे, जो कि आपकी फिजियो का पार्ट है। अच्छा, अब आपकी आ जाती हैं आर्टरीज। आर्टरीज बेसिकली क्या है? आर्टरीज आपकी वो ब्लड वेसल्स हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, एक्सेप्ट दैट ऑफ पल्मोनरी और एम्बेलिकल आर्टरीज। अब इनकी हम देख लेते हैं कि वॉल कैसे बनी होती हैं। अच्छा, इनमें ना 3 लेयर प्रेजेंट होती हैं। एक आपकी होती है ट्यूनिका मीडिया, एक ट्यूनिका इंटरना और एक ट्यूनिका एक्सटर्ना। जो ट्यूनिका मीडिया है वो आपकी होती है मिडल वाली लेयर, जो कि आपकी मसल लेयर होती है, स्मूथ मसल्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। जो ट्यूनिका इंटरना है वो आपकी इंडोथेलियल सेल से बनी होती है, वो इनर मोस्ट लेयर है। और जो ट्यूनिका एक्सटर्ना है वो आपकी आउटर मोस्ट लेयर होती है, वो बनी होती है इलास्टिन और कोलेजन से। और दरमियान से क्या है? दरमियान से ये हॉलो होता है जहाँ पे आपका ब्लड प्रेजेंट होता है, उसे हम ल्यूमेन बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद आपकी आ जाती हैं आर्टरियोल्स। आर्टरियोल्स जो होती हैं ये स्मॉलर ब्रांचेस होती हैं आर्टरीज की, ठीक है। और जो कि फिर डिलीवर करती हैं ब्लड को फ्रॉम आर्टरीज इनटू दी कैपिलरीज। अच्छा, इनमें भी लेयर्स तो वही सारी प्रेजेंट हैं, लेकिन जो इनका ल्यूमेन होता है वो थोड़ा ज्यादा ये जो आपका आर्टरियोल्स होते हैं ये क्या करते हैं? ब्लड सप्लाई करते हैं इनटू दी कैपिलरीज। और जो इसमें स्मूथ मसल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं? वो वेजो कंस्ट्रिक्शन और वेजो डायलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और अगर तो आपके आर्टरियोल्स में उनके डायमीटर को चेंज कर दिया जाए, यानी कि उनके ल्यूमेन इंक्रीज या डिक्रीज हो बेस्ड ऑन वेजो डायलेशन और वेजो कंस्ट्रिक्शन, तो सिग्निफिकेंट इफेक्ट पड़ता है आपके ब्लड प्रेशर में। आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में होता है। उसके बाद आपकी जो है आ जाती हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज आपकी क्या है? कैपिलरीज आपकी इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है जो कि आर्टरीज और आर्टरियोल्स और वेन्यूल्स को कनेक्ट करता है।
अब ये जो है इनमें आपकी सिंगल लेयर होती है ऑफ सेल्स, जिसे हम किससे बनी होती है, एंडोथेलियल सेल्स से। इनके दरमियान में स्पेसेस भी होती हैं और जिन्हें हम जंक्शंस बोलते हैं। ठीक है, ये आपकी हर बॉडी पार्ट में प्रेजेंट होती हैं, हर सेल में आपकी प्रेजेंट होती हैं। और जिन जगहों पे ट्रांसपोर्टेशन ब्लड की ज्यादा होती है उधर ये ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है, जिनमें आपके लेवर आ जाते हैं, किडनी आ जाती है, लंग्स आ जाते हैं, नर्वस सिस्टम आ जाते हैं, तो वहां पर ये कैपिलरीज का जो नेटवर्क है वो थोड़ा ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। उसके बाद आ जाती हैं वेन्यूल्स। कैपिलरीज जो हैं ब्लड लेकर किसे देती हैं, ये आपके वेन्यूल्स में देती हैं, और वेन्यूल्स बेसिकली आपका ब्लड ट्रांसपोर्ट कर देती हैं वेन्स में। अब ये जो वेन्स हैं बेसिकली ये भी कितनी, इनकी भी 3 लेयर्स होती हैं। इनकी भी 3 लेयर्स हैं, वही ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना और ट्यूनिका एक्सटर्ना। लेकिन जो इसका ल्यूमेन होता है वेन का, वो क्या होता है, वो थोड़ा बड़ा होता है एज कंपेयर टू आपकी आर्टरी। और इनके दरमियान में ना आपकी ऐसे समझना कि फ्लैप्स लगे होते हैं, और फ्लैप्स क्या करते हैं, वो फ्लैप्स जो हैं बैक फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करते हैं। क्योंकि देखिए वेन्स में ब्लड लेके जाना है वापस हार्ट तक, तो अब वो वापस से दोबारा बीच की तरफ अंदर भी अपना ग्रेविटी मूव ना करे, इसलिए इनमें फ्लैप्स लगे होते हैं। ठीक है, और वो बेसिकली क्या बैक फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करते हैं। ये जो पिक्चर है इसमें भी आपको शो हो रहा है कि कैसे आपका ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है। पहले आपकी आर्टरीज, आर्टरीज से आर्ट्रियोल्स, आर्ट्रियोल्स से कैपिलरीज, एंड कैपिलरीज से वेन्यूल्स, एंड वेन्यूल्स से वेन्स। और इसी तरह आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चलता रहता है। अच्छा, उसके बाद जो है आता है प्रॉपर्टीज ऑफ कार्डिक मसल। अब हम ये देख लेते हैं कि आपका जो हार्ट है जिन मसल से बना हुआ है उनका नेचर कैसे है, और उस नेचर की बेसिस पे उसकी वर्किंग को कैसे हम डिफाइन करते हैं। तो नेचर जो होता है वो क्या है, उसमें कार्डिक मसल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि आपकी इनवॉलेंट्री मसल्स हैं, स्ट्रेटेड अपीयरेंस होती है इनकी, और ये इंटरकनेक्टेड चैनल्स बना रहे होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं सिंसिटियम या सिंसिटियल नेटवर्क। ठीक है, और ये जो सिंसिटियल नेटवर्क का ये बना रहे होते हैं, इसी की वजह से क्या है कि ये इंटरकनेक्टेड रहते हैं, इंटरकनेक्टेड रहते हैं, और ये एक साथ, इसी वजह से ये एक साथ कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने की एबिलिटी रखते हैं। अच्छा, तो उस यहाँ पे यही सेकंड हेडिंग में आपका मेंशन है कि कार्डिक मसल एज सिंसिटियम। इस बात का मतलब ये है कि एक साथ काम करना, कि आपके जो सेल हैं वो सिंगल यूनिट की तरह काम करें और एक फंक्शनल सिंसिटियम बन जाए। तो बेसिकली कार्डिक मसल्स इसी तरह से काम करते हैं। इनका वैसे भी ये ब्रांच्ड होते हैं और इनमें इंटरकनेक्टेड चैनल्स होते हैं जिन्हें हम सिंसिटियाज भी बोलते हैं। और बेसिकली जो आपके आ जाते हैं एट्रियल सिंसिटियम्स आते हैं और वेंट्रिकुलर सिंसिटियम्स आते हैं। मतलब एट्रियल्स जो हैं वो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एक साथ रिलैक्स होंगे, वेंट्रिकल्स भी एक साथ रिलैक्स होंगे, एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होंगे। इसको बेसिकली कहते हैं सिंसिटियम, सिंसिटियल फंक्शन या सिंसिटियम फंक्शन। ठीक है, अच्छा, इसी बेसिस पे ना आपका जो हार्ट है उसमें क्या होता है कि दोनों साइड ऑफ हार्ट, राइट पे भी और लेफ्ट पे भी एट्रियाज एक साथ आपके कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट किया तो ब्लड कहाँ ट्रांसफर करेंगे, आपके वेंट्रिकल में। उस टाइम दोनों वेंट्रिकल क्या हो रहे होते हैं, रिलैक्स हो रहे होते हैं। अब जब ये पूरी तरह से उनकी फिलिंग हो जाएगी वेंट्रिकल्स की, तो फिर क्या होगा कि आपकी एट्रिया रिलैक्स होना शुरू हो जाएंगे और वेंट्रिकल्स की में कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाएगी। वेंट्रिकल जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो जो आपका राइट वेंट्रिकल है, ठीक है, राइट वेंट्रिकल आपकी जो ब्लड है वो कहाँ ट्रांसपोर्ट करेगा, आपके लंग्स की तरफ, और जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है वो आपका ब्लड ट्रांसपोर्ट कर देगा थ्रू आउट इनटू योर बॉडी। ठीक है, तो इसी तरह ये इस सिंक्रोनाइज मैनर में वर्क करते हैं। उसके बाद है आपका ऑटोमेटिसिटी और रिदमिसिटी। अब आपकी जो कार्डिक सेल्स है या आपका हार्ट है उसकी सेल्फ एबिलिटी है
ऑफ द जनरेशन ऑफ करंट, ठीक है, उसको बेसिकली हम ऑटोमेटिसिटी कहते हैं या रिदमिसिटी कहते हैं। इस बात का मतलब ये है कि आपके जो हार्ट है बेसिकली उसके अंदर उसकी अपनी न्यूरोनल सप्लाई होती है, ठीक है, उसमें अपने सेल बॉडीज प्रेजेंट हैं और उन सेल बॉडीज की ये एबिलिटी है कि वो अपनी जो है अपनी जो करंट है वो खुद से जनरेट करती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है वो डिपोलराइजेशन भी खुद से डिपोलराइज भी खुद से होंगी। और ये जो डिपोलराइजेशन है ये कब होती है? ये तब होती है जब आपके सोडियम आयन है वो ऐसे नोड फाइबर्स में लीक होते हैं, ठीक है। तो डिपोलराइजेशन होती है, डिपोलराइजेशन का वैसे भी मतलब होता है कि मूविंग टूवर्ड पॉजिटिव पोटेंशियल, ठीक है। तो जब आपका जो सेल है जिसका नॉर्मली नेगेटिव पोटेंशियल होता है वो पॉजिटिव की तरफ मूव करता है तो वो एक्टिव हो जाता है, ठीक है। और इसी तरह आपकी ये जो करंट की जनरेशन है, करंट की जनरेशन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है। कंडक्टिविटी की बात करें तो ऐसे नोड पे पहले आपका करंट जनरेट होता है, इम्पल्स स्टार्ट होती है, देन वो आगे फिर क्या करती है, वो साथ में मसल्स को लिंक कर देती है और मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन कॉज कर देती है। और इसी तरह से ऐसे नोड एक्टिव होगा, देन आपका एवी नोड होगा, देन एवी बंडल होगा, देन आपके परकिंजी फाइबर्स, और उनके साथ साथ जो पैरेलल में जो मसल्स हैं वो क्या होंगे, उनमें भी कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है। बेसिकली आपकी होती है कंडक्टिविटी ऑफ हार्ट। अब यहाँ पर ना हम थोड़ा सा इस पिक्चर के थ्रू देख लेते हैं कि आपकी जो टोटल ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है फॉर द जनरेशन ऑफ करंट वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, उनकी लोकेशन क्या है, वो किस तरह से वर्क करता है। तो सबसे पहले आपका आ जाता है एसए नोड। एसए नोड बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होता है, ये आपके दोनों एट्रियास के मिड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसे साइनो एट्रियल नोड भी बोलते हैं। अब ये जो एसए नोड है इसमें जब एक बार ये स्टिम्युलेट हो जाता है, ये बेसिकली क्या है, ये न्यूरोनल सेल बॉडीज है, ठीक है, जो कि जनरेट करती हैं करंट को इटसेल्फ, और फिर इनकी जनरेशन की वजह से क्या होता है, कार्डिक मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाती है। अब जब ये कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करती हैं तो ये फिर के साथ इंटरलिंक्ड आपकी जो एक्टिवेट कर देती है। जैसे आपका साइनस नोड जो है वो आपका एवी नोड को एक्टिवेट कर देता है, एवी नोड आपका एवी बंडल को एक्टिवेट करता है, एवी बंडल फिर फर्दर लेफ्ट और राइट जो आपकी ब्रांचेस ऑफ परकिंजी फाइबर्स हैं उन सबको भी एक्टिवेट कर देते हैं। और इस तरह आपका पूरा जो हार्ट है उसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो ऐसे नोड ये जो स्टार्ट करता है करंट को, इसको हम बोलते हैं इसको हम इसीलिए बोलते हैं पेस मेकर ऑफ हार्ट, ठीक है, कि इसकी एबिलिटी है सेल्फ जनरेशन ऑफ करंट की। यही वजह है कि जब हम किसी पर्सन को डेड डिक्लेयर करते हैं तो वो बेसिकली आपकी ब्रेन सेल डेथ होती है, क्योंकि जो हार्ट है उसकी एबिलिटी होती है कि वो डेथ के बाद भी, ब्रेन सेल के बाद भी कुछ देर तक वो बीट करता रहता है। क्यों बीट करता है? क्योंकि उसके पास उसका अपना एक कह लें न्यूरोनल नेटवर्क है जो कि खुद इटसेल्फ अपनी कंडक्शंस को रेगुलेट करता है, ठीक है। अब देखें, अब ये जो आपका जो है जैसे ऐसे नोड एक्टिवेट हो गया, इसने क्या किया, ऐसे नोड एक्टिवेट हो गया तो इसके जो साथ इसके मसल्स प्रेजेंट हैं, कार्डिक मसल्स हैं जो कि आपकी एट्रियल कार्डिक मसल्स हैं, वो भी एक्टिवेट हो जाते हैं। उनमें क्या स्टार्ट हो जाती है, उनमें डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाती है। अब जैसे ही डीपोलराइजेशन स्टार्ट होती है तो उसके रिजल्ट में आपका क्या होता है, सर्टेन चैनल्स ओपन हो जाते हैं। अब इसी तरह क्या होता है कि कैल्शियम चैनल्स भी ओपन हो जाते हैं, कैल्शियम मूव करता है इनसाइड द मसल। अब कैल्शियम जब मूव करता है तो वो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट की क्या करता है, उनको कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प आउट करता है, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में, एटीपी प्रेजेंस में, ठीक है। और जब वो फिर उस मसल में क्या हो जाती है, उस मसल में कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है।
और जब आपकी जब इनकी डीअटैचमेंट होगी तो फिर फर्दर क्या होता है, फिर सेल जो होता है आपकी रेस्टिंग पोटेंशियल की तरफ वापस से मूव करता है, और जब वो रेस्टिंग की तरफ वापस से मूव करता है तो फिर आपकी वापस से रिलैक्सेशन होना स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, उसके बाद आपका रिफ्रैक्टरी पीरियड कौन सा होता है? रिफ्रैक्टरी पीरियड आपका वो पीरियड होता है जिसमें एक्साइटेशन के बाद, ठीक है, डिपोलराइजेशन के बाद वापस रीपोलराइजेशन होती है, या आपका डी एक्साइटेशन होता है। इसे आप इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि आपका ये वो टाइम पीरियड है जिसमें कार्डिक मसल अपनी एक्साइटेड स्टेट में होते हैं और री एक्साइटेड के लिए उन्हें नॉर्मल से ज़्यादा स्टिमुलस की रिक्वायरमेंट होती है। इसको हम टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड, एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड में क्योंकि आपके जो सोडियम चैनल होते हैं वो भी क्लोज हो चुके होते हैं, तो आपका ऑलरेडी एक्साइटेड कार्डिक मसल्स को रीएक्साइट करना पॉसिबल नहीं होता। और रिलेटिव वाले में क्या होता है? रिलेटिव वाले में रीएक्साइट के लिए आपको नॉर्मल से ज़्यादा थ्रेशोल्ड रिक्वायर होगा। इसी को ऑल और नथिंग लॉ से भी डिफाइन किया गया है। उसके अकॉर्डिंग भी यही है कि अगर आपका कार्डिक मसल्स जो हैं उन्हें प्रॉपर स्टिमुलस नहीं मिलेगा तो वो स्टिमुलेट नहीं होंगे, ठीक है। या तो उन्हें प्रॉपर स्टिमुलस मिलेगा उनकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, तभी वो क्या होगा, पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्शन उनके अंदर होगी। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम देख लेंगे कि डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन के जो स्टेजेस हैं ये कैसे वर्क करती हैं, एज वेल एज फिर हम कार्डिक साइकिल को डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ हमने ये देखा कि आपका ये जो आपकी प्रोडक्शन हो रही थी, जनरेशन ऑफ करंट जनरेट हो रही थी, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है। तो उसके लिए बेसिकली आपका ऐसे नोड रिस्पॉन्सिबल है जो कि फर्दर फिर एवी नोड, एवी बंडल वगैरह को एक्टिवेट कर देता है। और इन्हीं की इस एक्साइटेशन की वजह से जो इनके रिलेटिव कार्डिक मसल्स होते हैं उनमें बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन होती है, ठीक है। इसको बेसिकली हम ऑटोमेटिसिटी या रिदमिसिटी ऑफ हार्ट भी बोलते हैं।